मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबने 2026 प्री की तैयारी शुरू कर दी होगी और आज मैं 2026 प्री के लिए कुछ जो महत्वपूर्ण खबरें हो सकती हैं करंट अफेयर्स के अंतर्गत, बिल्कुल लेटेस्ट, उनकी ओर आपको ले जा रहा हूं। तो इसकी शुरुआत करता हूं दोस्तों, मैं एक पेटेंट की खबर से। और ये मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट खबर है क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी भी है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट भी है और पेटेंट तो है ही। देखिए, जो असम के उद्योगपति हैं, उद्यमी हैं कह लीजिए, जो चाय के उद्योग से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अभी एक अनोखी बैगलेस टी टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है। बैगलेस यानी कि उसमें बैग नहीं है, टी टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है और बाकायदे इसको पेटेंट मिल गया है। ठीक है, तो इस तकनीक का नाम क्या है? इस तकनीक का नाम है कंप्रेस्ड ट्रू होल लीफ टी डिप्स एंड मेथड देयर ऑफ। थोड़ा सा लंबा है, बस एक बार और सुना देता हूं, सुन लीजिए, रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग में रहेगा तो इतने से बात बन जाएगी। कंप्रेस्ड ट्रू होल लीफ टी डिप्स एंड मेथड देयर ऑफ, इसे 20 साल का पेटेंट मिल गया है। अब इस तकनीक में किया क्या जाता है, शायद इससे थोड़ी सी बात स्पष्ट हो सके। इस तकनीक में चाय की पत्तियों के जो गुच्छे होते हैं उनको कपास की एक कली में बांध दिया जाता है और इसके बाद उसे आप सीधे कप में डुबो दीजिए, चाय बन जाएगी। यानी कि जो चाय का जो फ्लेवर है वह उसमें घुल जाएगा। आपको मालूम होगा कि अब धीरे धीरे ये बात कही जाने लगी है कि जो बैग आते हैं, टी बैग आते हैं, वो जो झिल्लीदार बैग उसकी होती है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, क्योंकि जब आप उस बैग को पानी में डुबोते हैं तो उसके जो तत्व होते हैं वो पानी में मिल जाते हैं, जो बहुत ही कैंसरस भी होते हैं। उस दृष्टि से भी इस तकनीक को हम बहुत इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण खबर है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। ये जो दूसरी खबर है दोस्तों, ये अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई खबर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी कुछ बातें बताई हैं, एक रिपोर्ट जारी की है और ये रिपोर्ट सच पूछे तो मध्यम वर्ग के लिए खासकर बहुत चौंकाने वाली है और भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से तो बहुत ही ज़्यादा। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो आम आदमी खर्च करता है, देखिए मिडिल क्लास के लिए है, मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास के लिए जो खर्च करता है उसका 25.7%, चलिए मोटे तौर पर हम 1/4 मान लेते हैं, 25.7% वह केवल ईएमआई में खर्च करता है, ईएमआई चुकाने में, यानी कि कर्ज देने में। चलिए कर्ज देने में खर्च करे तो वह कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन वो जिसके लिए कर्ज ले रहा है ईएमआई के रूप में, दोस्तों वो ज्यादातर गैर उत्पादक हैं। गैर उत्पादक हैं यानी कि उससे उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है। देखिए, गैर उत्पादक और उत्पादक खर्च क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपने मकान बनाने के लिए लोन लिया, तो ठीक है, उसकी भी ईएमआई है। आपने पढ़ाई के लिए लोन लिया, उसकी भी ईएमआई है। लेकिन पढ़कर आप डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, स्किल्ड पर्सन बनेंगे तो उससे आप अर्न करेंगे। आपने मकान के लिए लोन लिया है, आपका खुद का मकान बन जाएगा, उसमें आप रहने लगेंगे तो आपके किराए की बचत होगी, उस मकान की कीमत भी भविष्य में बढ़ेगी और उसकी जो कैपिटल है वो आपकी बनी रहेगी। तो ये उत्पादक हैं। मान लीजिए कि आप कार ले रहे हैं, तो एक कार वो इसके लिए ले रहे हैं कि हम घूमने जाएंगे, तफरी करने जाएंगे, लेकिन आप एक कार टैक्सी के रूप में ले रहे हैं कि मैं इसे टैक्सी बना करके चलाऊंगा। तो जो टैक्सी का जो लोन है वह उत्पादक है। लेकिन आने जाने के लिए जो आप कार ले रहे हैं, घर में खड़ी रहेगी, जरूरत पड़ेगी तो हम चलाएंगे, वो गैर उत्पादक है। तो जो गैर उत्पादक लोन होते हैं वो बहुत ही चिंताजनक होते हैं, परिवार के लिए भी और यहाँ तक बैंकों के लिए भी।
आरबीआई ने इस ओर भी सीधे सीधे इशारा किया है कि पिछले कुछ सालों से बैंकों से जो लोन लिया जा रहा है, जो कंज्यूमर के द्वारा लोन लिया जा रहा है, उसमें गैर हाउसिंग का लोन कम हो रहा है। देखिए, जब बैंक मकान के लिए लोन देते हैं तो ठीक है, धीरे धीरे आप उसकी ईएमआई देते रहते हैं, और यदि नहीं दे पाएंगे और अब बाकायदे बैंक को अपना कर्ज वसूल करना है, तो वसूल करने के लिए उनके पास वो मकान है ना, उसको बेच करके वसूल कर लेंगे। लेकिन अगर आप दूसरे फील्ड के लिए आप लोन लेते हैं जो गैर उत्पादक हैं, तो उसे वसूल करने में बैंकों को बहुत दिक्कत होती है, और सच ये है कि बहुत से कर्ज की तो वसूली ही नहीं हो पाती और उसे वो बट्टे खाते में डाल देते हैं। तो ये बैंकों के लिए भी दुखदाई है और कंज्यूमर के लिए तो दुखदाई है ही। किसी समय में सच पूछिए तो जो कर्ज लेना है वो भारतीय संस्कृति का अंग भी है, अच्छा नहीं माना जाता था। और हमारे यहाँ तो कहा गया है कि यदि आप इस जन्म में कर्ज नहीं चुका पाएंगे तो आपको अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। चलिए, इसकी सच्चाई क्या है हम नहीं जानते, लेकिन कर्ज लेना अच्छा नहीं माना जाता था। इसीलिए हमारे लोक जीवन में ये कहावत थी कि उतना पैर पसारिए जितनी लंबी सौर, यानी कि आप उतना ही पैर फैलाइए जितनी लंबी आपकी चादर है। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट बदल गया है। अब कहते हैं लोग कि भैया आप अपने पैर तो पसारिए और फिर उसके हिसाब से चादर को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के व्यावहारिक पक्ष की दृष्टि से यह बहुत इम्पॉर्टेंट खबर है, और चूंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बात कही है तो अपने आप में महत्वपूर्ण भी है। दोस्तों, जो तीसरी खबर है ये साइंस से जुड़ी हुई खबर है, और चूंकि यह जो खबर है वो बाकायदे साइंस के जर्नल में छपी हुई है, नेचर जर्नल में, इसीलिए अपने आप में महत्वपूर्ण भी है। खबर यह है कि फ्रांस के वैज्ञानिकों ने जल का चौथा स्वरूप खोज लिया है, ऐसा उनका दावा है। जल का चौथा स्वरूप। जल के 3 स्वरूप कौन कौन से होते हैं आप जानते हैं? द्रव, बह रहा है; ठोस, जब वो बर्फ बन जाता है; और जब आप उसे गर्म कर देते हैं तो भाप बन करके उड़ जाता है, गैस। ये 3 रूप हैं। लेकिन अभी उन्होंने इसका चौथा रूप भी खोज निकाला है, जिसे उन्होंने नाम दिया है प्लास्टिक I7। ये नाम याद रखिएगा, प्लास्टिक I7। वैज्ञानिकों ने पानी को एक विशेष वातावरण में 327 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया, 327 डिग्री सेल्सियस तक। और इतना गर्म करने के बाद उन्हें जो तत्व मिला वो कुछ अलग ही था। उसे उन्होंने नाम दिया प्लास्टिक I7। ये जो प्लास्टिक I7 है, इसमें तरल पानी और ठोस बर्फ, इन दोनों के गुण होते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट खबर है और इसे आपको अपने दिमाग में रख लेना चाहिए। देखिए, अभी मैंने जिन 3 खबरों की चर्चा की, इन्हें मैं एक एक पंक्ति में भी आप लोगों को बता सकता था, बात खत्म हो जाती और फिर कुछ दूसरी खबर ली जा सकती थी। लेकिन मैं जानबूझ करके ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं उसके आसपास के जो वातावरण हो सकते हैं, जो दूसरी खबरें हो सकती हैं, उनसे भी आपको अवगत कराता हूँ। इसलिए इसके 2 पर्पज़ हैं। पहला तो यह है कि यूपीएससी इस तरह से अब आपको भ्रमित करने की कोशिश करता है, सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछता है। दूसरा यह है कि मुझे लगता है कि अगर उसके आसपास के कुछ दूसरे तत्वों को जो उसी से जुड़े हुए और अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, यदि उन्हें भी बता दिया जाए तो जो मूल खबर है वो आपके दिमाग में अपेक्षाकृत लंबे समय तक बनी रहती है और फिर आपको उसे बार बार दोहराने की, याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। एग्जामिनेशन में जैसे ही आप ये प्रश्न पढ़ेंगे वैसे ही आपका दिमाग क्लिक करके कहीं ना कहीं कोई ना कोई सूत्र आपको ऐसा पकड़ा देगा कि आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अब जो अंतिम खबर है वो बहुत छोटी सी खबर है, लेकिन प्यारी सी भी आप इसे खबर कह सकते हैं, खासकर आप अपनी उम्र को देखते हुए। और वो ये है कि बॉम्बे हाई कोर्ट की जो नागपुर की बेंच है, उसने अभी ये कहा है कि आई लव यू कहना केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति है, यह अपने आप में यौन इरादे के बराबर नहीं है। दरअसल जो सत्र न्यायालय है उसने इसी शिकायत को लेकर के एक व्यक्ति को 3 साल की सज़ा दे दी थी। बाद में उसके खिलाफ अपील की गई हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने
यह टिप्पणी की और उसके सज़ा को उन्होंने निरस्त कर दिया। यानी कि आई लव यू कहना केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति है, यह किसी तरह के यौन इरादे की ओर संकेत नहीं करता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।